साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक की डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग 15 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक अधिप्राप्ति अर्थात खरीद नीति या इंग्लिश में कहें तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पीपीपी में परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रही है। एक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार सार्वजनिक खरीद में सुधार हेतु व्यापक दिशा निर्देशों पर कार्य कर रही है। ये दिशा निर्देश समय और लागत में वृद्धि होने, उत्तम गुणवत्ता प्राप्त न होने तथा अनियमितताओं जैसी अनेक समस्याओं से बचने के लिए निर्मित की जाएंगे। सार्वजनिक खरीद से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके तहत सरकारें और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम निजी क्षेत्र से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करते हैं। पीपीपी में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संपादित विश्लेषण में त्रुटिपूर्ण निविदा, व्यावसायिक संघों के साथ गठजोड़, कपटपूर्ण तरीके से बोली लगाना, नौकरशाही संबंधी बाधाएं, अत्यंत सस्ती कीमतों के माध्यम से फर्मों का प्रभुत्व आदि के उदाहरण पाए गए हैं। कुप्रबंधन की रोकथाम की आवश्यकता है क्योंकि सार्वजनिक खरीद का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के 20 से 30% के मध्य होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सार्वजनिक खरीद की दिशा में सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनकी चर्चा करें तो पहला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम। सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा हेतु एक वन स्टॉप पोर्टल है। यह पोर्टल सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाने पर केंद्रित है। वहीं सार्वजनिक खरीद में अनुभवी उद्यमियों के सापेक्ष सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को एक समान मंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है। अगला है केंद्र ने भारत में वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माण एवं उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश 2017 जारी किया है। अगला है सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक दालों के लिए मुक्त आयात नीति की अवधि का विस्तार किया है। तो देखिए, ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व मुक्त आयात हेतु आयात नीति जो है वो 30 नवंबर तक आयातित मदों के आगमन की अनुमति के साथ 31 अक्टूबर को समाप्त होनी थी। इस विस्तार का महत्व क्या होगा? यह मानसून अर्थात जून और जुलाई के बीच, तो यह मानसून में व्यवधान कारण घरेलू उत्पादन में कमी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि अत्यधिक वर्षा से यह स्थिति और जटिल हो गई है। इससे आयातकों को दालों की खरीद करने और भारत में भेजने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ज्ञातव्य है कि कंटेनरों की अनुपलब्धता और बंदरगाहों पर उच्च यातायात के कारण आयातित दालों की शिपमेंट में विलंब हो रहा था। दालों के बारे में यदि बात करें तो दलहन या दाल जो होती है फलीदार पादप कुल के होते हैं और ये दलहन जो होते हैं पौधे के खाने योग्य बीज होते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 11 प्रकार की दालों को मान्यता प्रदान करता है, जैसे सूखी फलियां, सूखी मटर, चना इत्यादि। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, वैश्विक उत्पादन का 25%, सबसे बड़ा उपभोक्ता है, विश्व खपत का 27% और सबसे बड़ा आयातक है, कुल आयात का 14%। तो सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक है, निर्यातक नहीं। दलहन उत्पादन में विद्यमान जो चुनौतियां उनकी यदि बात करें तो दलहन के तहत लगभग 84% क्षेत्र जो है वो वर्षा पर निर्भर है। उच्च उपज अंतराल ये कैसे है? तो प्रयोगशाला स्थितियों में प्राप्त उपज और भारत में वास्तविक कृषकों के खेत में प्राप्त उपज के मध्य में काफ़ी अंतर है। वहीं स्थान विशिष्ट अनुशंसित उपज वाली किस्मों की गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता है, मतलब कमी है। जैविक और अजैविक जोखिमों के प्रति उच्च सुभेद्यता, अपर्याप्त फसल कटाई उपरांत अवसंरचना, ये सारी कुछ कमियां या चुनौतियां हैं। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो दलहन उत्पादन में सुधार के लिए जो उपाय किए गए उनकी यदि बात करें तो एकीकृत तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का योजनाएं ISO POM, इसका उद्देश्य बाजार हस्तक्षेप और प्रभावी मूल्य निर्धारण नीतियों को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। वहीं अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पल्सेस या दलहन, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा जो एक छत्रक योजना है, अम्ब्रेला योजना है, इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समर्थन योजना प्राइस सपोर्ट स्कीम
लाई गई है। आगे बात कर लेते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए नियम निर्धारित करेगा। तो दत्तक ग्रहण संशोधन विनियमन 2021 को विधि मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित किया गया है। ये विनियमन यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण संभावित माता पिता को हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के तहत अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC बिना किसी विलंब के प्रदान करें। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी CARA कारा कह सकते हैं इसे, किशोर न्याय अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित करता है। वर्तमान में भारत में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु 2 विकल्प हैं। पहला है एक किशोर न्याय अधिनियम 2015 या एक किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इंग्लिश में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015। इसे कारा विनियमित करता है, अर्थात केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियमित करता है। दूसरा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। वर्तमान में जो कारा है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, इसके माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु माता पिता विदेश यात्रा के लिए अपने बच्चों का पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु NOC ले सकते हैं, किंतु HAMA के तहत अर्थात आपका हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण के मामले में माता पिता को NOC प्राप्त करने हेतु न्यायालयों की शरण में जाना पड़ता था, क्योंकि इसके लिए कोई अन्य तंत्र जो है मौजूद नहीं था। अब विगत माह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 वर्ष की उस अनिवार्य अवधि को समाप्त कर दिया था जिसमें जिस परिवार ने बालक का दत्तक ग्रहण किया है, गोद लिया है, उसे कारा तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और अन्य अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी के अधीन देश में रहना पड़ता था 2 वर्षों तक। ऐसे मामलों में भारतीय मिशन कारा और अन्य प्राधिकरणों की बजाय दत्तक ग्रहण किए गए बाल की प्रगति तथा सुरक्षा की निगरानी करेंगे। आगे बात करते हैं इसका महत्व क्या होगा। तो यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु किया जा रहा है, साथ ही यह बालकों के साथ दुर्व्यवहार या बाल तस्करी की भी रोकथाम सुनिश्चित करेगा। साथ ही ये जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है, ये प्राधिकरण आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह देश के भीतर व अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वर्ष हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम HAMA का मतलब है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम को वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। इसे हिंदू, सिख, बौद्ध तथा जैन समुदाय इसमें शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं खाद्य प्रणाली पर ए $multi-billion अपॉर्चुनिटी रिपर्पजिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन फूड सिस्टम समिट की पूर्व संध्या पर प्रकाशित की गई है। UNFS 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आयोजित होगा। यह वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक वैश्विक खाद्य प्रणाली के रूपांतरण के लिए एक मंच तैयार करने का प्रयास करेगा। इसमें कुल 6 चरण हैं, जो कृषि उत्पादक समर्थन के पुनर्देश और सुधार हेतु जो है इसमें 6 चरण हैं। अब ये 6 चरण कौन से हैं इसको एक बार देख लीजिए। प्रथम चरण है कि पूर्व में प्रदान की गई सहायता का अनुमान लगाना। द्वितीय चरण पूर्व प्रदान की गई सहायता का अनुमान लगाना। तीसरा है कृषि उत्पादकता सहायता के पुनरुद्देश्य दृष्टिकोण अभिकल्पित करना। चौथे चरण में पुनरुद्देश्य रणनीति के भविष्य के प्रभाव का अनुमान करना। पांचवा है कार्यान्वयन से पूर्व पुनरुद्देश्य रणनीति की समीक्षा करना तथा उसे परिष्कृत करना। और छठा है नए कृषि उत्पादक समर्थन के परिणामों की निगरानी करना। अब रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु है उसकी बात करें तो मूल्य प्रोत्साहन तथा राजकोषीय सब्सिडी समर्थन के ऐसे स्वरूप हैं जिनका खाद्य प्रणालियों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चीनी, गोमांस, दूध व चावल जैसे उत्सर्जन ग्रहण तथा अल्प स्वास्थ्यप्रद
खाद्य पदार्थों को अधिक समर्थन प्राप्त होता है। इसके विविध फल एवं सब्जियों जैसे स्वास्थ्यप्रद और अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को कम समर्थन मिलता है। वहीं उच्च तथा मध्यम आय वाले देशों में विकृत समर्थन उपाय अब भी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त उप सहारा अफ्रीका के निम्न आय वाले देशों में वित्तीय संसाधनों की कमी कारण किसानों को प्राप्त सहायता लगभग नगण्य है। और वहीं भारतीय कृषि क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से व्यापक रूप से उपेक्षित रहा है, क्योंकि भारतीय कृषि नीति जो है वो उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु वहनीय खाद्य कीमतों को सुनिश्चित करने पर बल देती है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन सिस्को, निंजाकार्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ITC लिमिटेड और NCDEX ई-मार्केट लिमिटेड के साथ प्रायोगिक परियोजनाओं हेतु किए गए हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के आधार पर अर्थात पायलट रूप में आधार पर किसान सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। इससे वे निर्णय कर सकेंगे कि अधिकतम उपज के लिए बीज की कौन सी किस्म तथा कौन सी कृषि पद्धति अपनानी चाहिए। कृषि आपूर्ति श्रृंखला से संबद्ध लोग सटीक तथा समयबद्ध जानकारी के आधार पर अपनी खरीद और लॉजिस्टिक संबंधी योजना तैयार कर सकते हैं। मंत्रालय एग्रीस्टैक के तहत एक संघीय किसान डेटाबेस भी तैयार कर रहा है। साथ ही इस डेटाबेस के चतुर्दिक विभिन्न सेवाओं का सृजन भी कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में डिजिटल परितंत्र का निर्माण किया जा सके। इस एकीकृत डेटाबेस के अंतर्गत सभी किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के सभी लाभों तथा विभिन्न योजनाओं के समर्थन से जुड़ी जानकारी समाविष्ट की जाएगी। यह भविष्य में किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जानकारियां प्रदान करने का स्रोत बन सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सरकार की योजनाओं को समय के साथ भूमि रिकॉर्ड विवरण सहित एक साझे डेटाबेस के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा। अभी तक इस डेटाबेस में लगभग 5.5 करोड़ किसानों का विवरण दर्ज किया जा चुका है। आगे बात कर लेते हैं क्लस्टर विकास कोष, क्लस्टर डेवलपमेंट फंड CDF के बारे में। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने CDF के तहत असम सरकार को 350 करोड़ रुपए का प्रतिबद्धता पत्र सौंपा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर विकास कार्यक्रम अपनाया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात करें तो प्रशिक्षण केंद्र, उत्पादन प्रक्रियाओं के अनुपूर्ण आदि के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना, साथ ही क्लस्टरों के लिए हरित और सतत विनिर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। MSE अर्थात सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के नए या मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों में ढांचागत सुविधाओं का सृजन या उन्नयन करना। आगे बात कर लेते हैं स्वामित्व अर्थात ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तत्कालिक प्रौद्योगिकियों के साथ मानचित्रण योजना। तो याद रखिएगा स्वामित्व क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। तो केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वामित्व योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की ओर एक कदम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान करना है ताकि वे अपनी संपत्ति का आर्थिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकें। इसके द्वारा ग्राम स्तर पर विवादों के निपटारे में मदद की जाती है। सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग के द्वारा किया जाएगा। अगला है प्रीपेड भुगतान लिखत, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPIs। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों पर मास्टर परिपत्र जारी किया है। किसी भी संस्था द्वारा RBI के पूर्व अनुमोदन या अनुज्ञप्ति के बिना PPI अर्थात प्रीपेड भुगतान लिखतों के लिए भुगतान प्रणाली को स्थापित या और संचालित नहीं किया जा सकता है। ये जो प्रीपेड भुगतान लिखत हैं या PPIs हैं, इनको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, एक लघु PPI और दूसरा पूर्ण KYC PPI। इन्हें जो PPI है इन्हें पहले क्लोज सिस्टम, सेमी क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम PPI के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब 2 रूप में वर्गीकृत किया जाता है। RBI द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत PPIs को भुगतान के लिखत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वस्तुओं सेवाओं के क्रय की सुविधा प्रदान करता है। इसमें लिखत के भीतर या उस पर संग्रहित मूल्य के निमित्त धन का हस्तांतरण, वित्तीय सेवा और प्रेषण शामिल है। अगला है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण। NSS के अनुसार भारत में सर्वाधिक धनी 10% व्यक्तियों के पास 50% से अधिक संपत्ति है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा किए गए अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 2019 के अनुसार
सर्वाधिक धनी 10% भारतीय देश की भौतिक एवं वित्तीय संपत्ति के आधे से अधिक के स्वामी हैं, जबकि निचले वर्ग के 50% के पास 10% से भी कम संपत्ति है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारत के लगभग 2/3 लोग अधिवासित हैं, दिल्ली में यह जो विभेद है, डिफरेंसेस है, वो सर्वाधिक है। शीर्ष 10% के पास 80.8% संपत्ति और निचले वर्ग के 50% के पास मात्र 2.1% संपत्ति है। इसके पश्चात पंजाब का नंबर आता है। यहाँ पे सर्वाधिक धनी 10% लोगों के पास 65% से अधिक संपत्ति है और निचले वर्ग के 50% के पास मात्र 5% से भी कुछ अधिक संपत्ति है। तो सबसे अधिक डिफरेंसेस आपका दिल्ली में है, दूसरे नंबर पे पंजाब में है। अगला है, प्रथम नेजल वैक्सीन को दूसरे चरण के परीक्षण के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। यह बायोटेक्नोलॉजी विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल या बिराक द्वारा समर्थित है। नेजल वैक्सीन की खुराक मौखिक या मांसपेशियों की बजाय नासिका नाक के माध्यम से दी जाती है। इससे दवा को प्रत्यक्ष श्वसन मार्ग में पहुंचने में सहायता मिलती है। इस वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इस मिशन के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर 3.0 के तहत त्वरित वैक्सीन विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को समेकित करने हेतु आरंभ किया गया था। अगला है, सनस्क्रीन में उपयोग होने वाले टॉक्सिक 3OS को पुनः वर्गीकृत किए जाने की मांग की जा रही है। देखिए, अमेरिकी कार्यकर्ताओं व राजनेताओं ने टॉक्सिक 3OS ऑक्सीबेंजोन, ऑक्सीनॉक्सेट और ऑक्टोक्रिलीन, ये 3 OS हैं, इनको पुनः वर्गीकृत करने के लिए फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के समक्ष एक नागरिक याचिका प्रस्तुत की है। उन्होंने आग्रह किया है कि इन रसायनों को सामान्य रूप से सुरक्षित और प्रभावी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं, अर्थात ग्रे श्रेणी 2 ये जो श्रेणी है इसमें स्थानांतरित किया जाए। टॉक्सिक 3OS 2/3 से अधिक सनस्क्रीन उत्पादों में मौजूद सक्रिय घटक है। ये घटक लोक स्वास्थ्य, समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा है। अगला है, छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 3.0 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम या SIP 3.0। इसे नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा डिसाल्ट सिस्टम फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ किया गया है। यह इस श्रृंखला का तीसरा कार्यक्रम है। वर्ष 2017 में फ्रांस में इसकी परिकल्पना की गई थी, उसे प्रारंभ किया गया था। ये जो आपका छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 3.0 है, इसके बारे में बात करें तो इसमें विद्यालयी छात्रों को भविष्य के नवप्रवर्तक और उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु अटल टिंकरिंग लैब के युवा नवोन्मेषकों को लक्षित किया जाता है। इस वर्ष की थीम जो है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम है। अगला है, फिट इंडिया क्विज। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 1 लाख विद्यालयों द्वारा नामांकित 2 लाख विद्यालयी छात्रों हेतु निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। फिट इंडिया क्विज विद्यालयी छात्रों के लिए खेल और फिटनेस पर पहली बार राष्ट्रीय व्यापी प्रश्नोत्तरी है। यह प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित तथा इसे फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में आरंभ किया गया है। इसने एक स्वस्थ जीवन जीने के महत्व के बारे में बृहद पैमाने पर जागरूकता सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए अभिदाय से मुक्त है। इसमें प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व तथा ऑनलाइन और प्रसारण दौर का मिश्रण होगा। अगला है प्रोजेक्ट उड़ान। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान आरंभ किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट उड़ान क्या है। यह इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री तथा उच्चतर शिक्षा की सभी मुख्य धाराओं को अंग्रेजी से हिंदी में व सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में दाखिला लेने पर विभिन्न छात्रों के समक्ष आने वाली भाषा संबंधी बाधा को समाप्त करना है। यह प्रोजेक्ट एक दान आधारित प्रोजेक्ट है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट उड़ान क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।